to you by Himalaya Pure Hands. पहली सुर्खी का संबंध है जम्मू और कश्मीर से। यहाँ एक हड़ताल ने प्रशासन के हाथ पांव फुला रखे हैं, ऐसे कि फौज को बुलाना पड़ा। जम्मू कश्मीर में बिजली विभाग के तकरीबन 20,000 से ज्यादा कर्मचारी 18 दिसंबर को स्ट्राइक पर चले गए। इसके बाद एक बड़े इलाके में कड़ाके की ठंड के दौरान बिजली की सप्लाई बाधित हो गई। 2019 में हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के दो हिस्से हुए थे। तब जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी बांटा गया था। एक कंपनी बनी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और दूसरी कंपनी बनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने फैसला किया है कि इन दोनों को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मिला दिया जाए और कर्मचारी इसके खिलाफ हैं। एक मुद्दा और है वेतन का। कर्मचारियों की शिकायत है कि महीनों की सैलरी बकाया है। विद्युत वितरण के नेटवर्क को पावर ग्रिड में मिलाए जाने के खिलाफ सिर्फ जम्मू कश्मीर के विद्युत कर्मचारी नहीं है। इसी साल ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने भी इसे बैकडोर से हो रहा प्राइवेटाइजेशन बताया था। दरअसल पावर ग्रिड एक महारत्न कंपनी है। सरकार को हर साल अरबों रुपए का मुनाफा कमा कर देती है, पर चर्चा जोरों पर है कि सरकार इसमें भी अपनी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत जिन सरकारी कंपनियों को पूरी तरह या आंशिक रूप से बेचा जाना है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, उनमें पावर ग्रिड भी एक है। बहरहाल हड़ताली कर्मचारियों में मीटर रीडर और लाइनमैन जैसे छोटे पदों के साथ साथ वरिष्ठ अभियंता यानी इंजीनियर जैसे बड़े पदों पर तैनात कर्मचारी भी शामिल हैं। वो ना तो मर्जर चाहते हैं ना निजीकरण, और इस बात पर अडिग हैं कि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर वो कहीं और बिजली नहीं देंगे। इस पूरे क्राइसिस के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से सरकार के वरिष्ठ नौकरशाहों ने हड़ताली कर्मचारियों से बात की, पर बात बन नहीं पाई। जम्मू संभाग में हड़ताल का असर ज्यादा दिख रहा है। 19 दिसंबर को यूटी प्रशासन ने विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए सेना से मदद मांगी। इसके बाद सेना के इंजीनियर खासतौर पर विद्युत सब स्टेशन पर तैनात हो गए। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने आज संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हड़ताल का असर कुछ जगहों पर हुआ है, लेकिन जो सूबे के पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में दूर दराज के इलाकों में बिजली नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे फॉल्ट सुधारने वाले काम पर नहीं है और इसके चलते समस्या बड़ी हो रही है। जम्मू कश्मीर और बिजली की बात चली ही है तो एक और खबर की चर्चा कर लें जो काफ़ी सुर्खियां बना सकती है। दर्शक जानते हैं 2019 में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद नई व्यवस्था में जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यहाँ एक मुख्यमंत्री भी होना था जिसकी कैबिनेट विधानसभा से आएगी। लद्दाख अलग हो चुका है, इसलिए चुनाव से पहले परिसीमन का काम शुरू करवाया गया है। परिसीमन क्या होता है? विधानसभा वार क्षेत्रों को बांटना। सूत्रों का दावा है कि कमीशन जम्मू संभाग में 6 और कश्मीर संभाग में एक नई विधानसभा सीट बनवाने की सिफारिश कर सकता है, यानी टोटल 7 सीटें बढ़ सकती हैं। इसका मतलब जम्मू में अब 43 विधानसभा सीटें हो जाएंगी और कश्मीर में 47। इसके अलावा हम जानते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए 24 सीटें खाली छोड़ी जाती हैं। इन कुल सीटों में 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, और 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित की जाएंगी। फिलहाल जम्मू संभाग में 37 और कश्मीर संभाग में 46 सीटें हैं। इसीलिए जम्मू संभाग में यह शिकायत भी आम रही है कि सूबे में कश्मीरियों की ज़्यादा चलती है। अगर परिसीमन पैनल वाकई यही सिफारिश करता है जिसके बारे में सूत्र कह रहे हैं और ये सिफारिश अगर मंजूर हो जाती है तो जम्मू संभाग सीटों के मामले में कश्मीर के लगभग बराबर हो जाएगा, करीब आ जाएगा। इस बात पर जम्मू कश्मीर में हो हल्ला भी शुरू हो गया है। घाटी की, कश्मीर वैली की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उन्होंने इस नए सीट फार्मूले को लेकर भाजपा की आलोचना भी शुरू कर दी है। वहीं भाजपा के नेताओं का कहना है परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट में क्या लिख कर देगा ये बीजेपी कैसे तय कर सकती है, आरोप निराधार है। दूसरी सुर्खी का संबंध है कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से। देश भर से ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आज भी भारत में 11 और मामले मिले, जिनमें से 6 दिल्ली से हैं। अब दिल्ली सरकार ने तय किया है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव मिलेगा उसके सैंपल को अनिवार्य रूप से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा, ताकि देखा जा सके कि उसमें जो कोविड पॉजिटिव वाले लक्षण आए हैं या कंफर्मेशन हुआ है उसमें कहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट तो नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्र से बूस्टर डोज की अनुमति देने की भी अपील की। बूस्टर डोज को लेकर केंद्र ने अभी कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन सरकार जिस तरह से फैसले ले रही है उसके पीछे एक विचार समझ में आ रहा है। भारत में अब तक लगभग 83 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। 55 करोड़ लोग ऐसे हैं
मेरे और आपके जैसे, आई होप, जिन्हें दोनों खुराकें लग चुकी हैं। तो सरकार चाहती है कि पहले वो देश के ज़्यादातर लोगों को दोनों खुराक लगा दे और इसके बाद बच्चों के लिए टीके की शुरुआत करे और साथ में बूस्टर डोज के बारे में भी विचार करे। टीकों की अचानक कमी ना हो जाए, शायद इसलिए सरकार अभी बूस्टर डोज की अनुमति नहीं देना चाहती। भारत सरकार इस सारे मुद्दे पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR से सलाह लेती है। इसी महीने ICMR ने संसद की कमेटी को बताया कि बूस्टर डोज को दूसरी खुराक के 9 महीने बाद तक लिया जा सकता है। रही बात बच्चों के टीके की, तो आज राज्यसभा में यह सवाल आया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी कि सरकार जल्द इस पर फैसला लेने वाली है। कितना जल्दी ये मंत्री जी ने नहीं बताया, तो अभी हम भी आपको नहीं बता सकते। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकार चाहे वेट एंड वॉच की स्थिति में हो, लेकिन बाजार इतना धैर्य नहीं दिखा रहा। आज सेंसेक्स 1190 पॉइंट नीचे आया, निफ्टी में भी 370 पॉइंट की गिरावट। इस तरह की गिरावट सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। तीसरी सुर्खी का संबंध संसद से है। लोकसभा और राज्यसभा में सामान्य हो चुके हल्ले के बीच आज एक ऐसा बिल पेश हुआ जिसे लेकर पूरे देश में बहस होनी चाहिए थी, पर जो संसद बहस के लिए बनी है वहां भी बहस नहीं हो पा रही। आज सरकार ने लोकसभा में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल 2021 पेश किया। इस बिल के तहत मतदाता सूची में दोहराव रोकने के लिए वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का प्रस्ताव है। विपक्ष की सारी पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं। उनके तर्क क्या हैं, सुनते हैं। सर, दिस voter enrollment and issuing of voter IDs is carried out in pursuance of constitutional purpose by independent constitutional body. Subjecting voter enrollment to Aadhaar violates the independence and sanctity of the constitutional process. Lastly, sir, this bill allows government the power to suppress, disenfranchise, profile voters and discriminate between beneficiaries of government schemes. It will end up violating the principles of secret ballot, universal adult franchise and free and fair elections. That is why, sir, I am asking for division, sir. I want division, sir. Sir, division होगा। देख सर, division करेंगे सर आप। नहीं, division होना। No. विपक्ष को सुना, अब सत्ता पक्ष को। सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया कानून मंत्री किरण रिजिजू ने। तो सरकार यह कोशिश करता है कि बोगस वोटिंग रुकना चाहिए और फेक वोटिंग, नकली वोटिंग जो होता है, इसमें अगर रोकने के लिए कदम उठाया जाता है तो इसमें सदन को इसमें साथ देना चाहिए। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को सर मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो पुट्टुस्वामी केस में जो जजमेंट में लीगलिटी ऑफ दिस एक्शन व्हिच आर्टिकुलेट्स द एक्जिस्टेंस ऑफ लॉ, ये बिल्कुल क्वालिफाई होते हैं क्योंकि हम एक कानून बनाने जा रहे हैं और इसके तहत लोगों को एक बराबरी दरवाजा और दर्जा देने जा रहे हैं। साथ साथ सर इसमें लेजिटिमेट स्टेट एम होना चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट होना चाहिए। तो बिल्कुल इस काम के माध्यम से आधार को इलेक्टोरल में लिंक करने से ये स्टेट का बिल्कुल इंटरेस्ट है। चौथी सुर्खी बनाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने, लेकिन फॉर अ चेंज इस एजेंसी ने आज एक नेता से नहीं, अभिनेता से पूछताछ की। ऐश्वर्या राय बच्चन से हुई इस पूछताछ का संबंध पनामा पेपर्स खुलासे से बताया गया। दर्शक जानते हैं 2016 में हुए इस खुलासे में ऐश्वर्या का नाम सामने आया था। पनामा पेपर्स से यह सामने आया था कि किस तरह से जो प्रभावशाली लोग हैं वो अपने देश में टैक्स से बचने के लिए विदेशों में कागजी कंपनियां खोलते हैं। वैसे ईडी ने ऐश्वर्या से जो पूछताछ की है उसका संबंध मनी लॉन्ड्रिंग से ना होकर फेमा से था। फेमा माने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इस छापे का मतलब हुआ कि एजेंसियां वाकई पनामा पेपर्स और उन जैसे खुलासों पर ध्यान दे रही हैं। लेकिन कार्रवाई की रफ्तार क्या है, आप 2016 से 2021 तक बीते वक्त में देख सकते हैं। ऐश्वर्या से पूछताछ को लेकर उनकी सास जया बच्चन ने राज्यसभा में एक बात कही, वो सुनिए। We want justice. Don't expect justice from there, but can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going It's to not speak. narcotic bill I you am are going saying. to speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions बाकी You है। are not interested आप in the बोलिए, मेरा मौका है narcotics. बोलने का। Please, आप क्यों please. बोल रहे हैं? मेरा मौका है बोलने का। आपका मौका है बोलने का नारकोटिक्स बिल पर। मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए, और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट इज गोइंग ऑन? दिस इज टेरेबल। और आप
सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। Honorable member, you are honorable member. Please address the chair.